हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारी जो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चर के ये क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो है प्री रिफ्लाइट मूवमेंट। प्री रिफ्लाइट मूवमेंट जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर में चला था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वास्तव में ये प्री रिफ्लाइट मूवमेंट है क्या, इसकी इटमोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से स्प्रेड हुआ, और फिर इंग्लैंड में कौन कौन से इसके जो है फॉरेनर्स थे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अर्शी हैं, धमबीर हैं, एंड सरोज हैं, वैभव हैं, श्वेता हैं, नेहा हैं। एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, प्रिया हैं, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन जो है ज़रूर बनते हैं। प्री रिफ्लाइट मोमेंट, तो आइए देखते हैं। प्री, जैसा कि वर्ड से आपको पता चल रहा है कि प्री मतलब होता है पहले, और रेफ्लाइट मतलब राफेल। एक्चुअली राफेलो सेंजियो जो थे, इनके पहले की अगर हम बात करें तो इनके पहले जो, और हाई रेनेसा के पहले देखें तो जो एक हाई रेनेसा क्लासिसिज्म था, जहाँ पर सिंसियरिटी, डिटेल, इंटेंस इमेजरी, मिडवल स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें जो है थी, उसी को यहाँ पर हम देखें तो जो रेफ्लाइट्स थे, प्री रेफ्लाइट्स ब्रदरहुड के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसी को अडॉप्ट किया है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें इटालियन, अर्ली इटालियन आर्ट और पोएट्री में देखने को मिलती थी। आप राफेलो संजीव जानते ही हैं, जो है आर्टिस्ट थे बहुत बड़े। तो कह रहे हैं कि ये सारी जो क्वालिटीज़ थी, तो प्री रेफ्लाइट लिटरली अगर देखें तो बिफोर राफेल, राफेल से पहले जो हमारे इटालियन जो है सोसाइटी में आर्ट एंड पोएट्री में जो क्वालिटीज़ थी, उसी को इन लोगों ने फिर से एक बार से रिवाइव करने की कोशिश करी। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है रिटर्न टू आर्टिस्टिक एंड पोएटिक आइडियल्स। उन आर्टिस्टिक और पोएटिक आइडियल्स की तरफ फिर से वापस जाने को दिखाता है। ये कौन सा? दैट बिलीव टू प्रोसीड राफेल। जो राफेल से पहले अगर हम देखें तो आर्ट एंड पोएट्री में जो भी क्वालिटीज थी, जो भी पोएटिक आइडियल्स थे, जो भी आर्टिस्टिक आइडियल्स थे, उनको फिर से लिटरेचर में लाने का एक प्रयास जिन लोगों ने किया, उन्हीं को हम प्री रिफ्लाइट कहते हैं। वही हमारे प्री रिफ्लाइट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इनकी पोएट्री में अगर हम देखें तो जो इटालियन आर्ट एंड पोएट्री में पहले चीज़ें मिलती थी, जैसे सिंसियरिटी है, डिटेल है, इंटेंस कलर एंड इमेजरी ना, तो थोड़ा सा इंटेंस कलर एंड इमेजरी जो है इनकी पोएट्री को थोड़ा सा सेंसुअलिटी की तरफ ले जाता है, और मिडिवल स्पिरिचुअलिटी भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो इटालियन आर्ट एंड पोएट्री में पाई जाती थी, उसी को रिवाइव करने का कोशिश इन्होंने किया। और ये कब पाई जाती थी? तो राफेल के पहले, राफेल के पहले जो थी, उसी को अपनी पोएट्री में इन लोगों ने यूज किया, और ये प्री रेफ्लाइट कहलाए। डिफिनीशन की बात करें तो प्री रेफ्लाइट स्पेशली देखें तो 1848 से ये माना जाता है मूवमेंट हमारा शुरू हुआ था। तो प्री रेफ्लाइट मूवमेंट was a mid to late 19th century English affiliation of painters and poets। तो आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट भी था एंड ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, पोएट्स भी था। तो पेंटर्स एंड पोएट्स का एक ग्रुप था, एक एफिलिएशन था, जो कि सीख कर रहे थे क्या? सीकिंग ट्रुथ टू नेचर, मॉरल सीरियसनेस एंड मेडिवल अर्ली रेनेसा स्पिरिचुअलिटी, रिजेक्टिंग, अब ये रिजेक्ट क्या कर रहे थे? एकेडमिक क्लासिसिज्म एंड कन्वेंशनल सेंटिमेंट्स। तो इन लोगों ने प्री रिफ्लाइट जो है, ये मूवमेंट हमारा 1848 देखें तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि मिड टू लेट 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में खूब फ्लरिश हुआ, जिसमें पेंटर्स और पोएट्स का एक ग्रुप बना, जिन लोगों ने पोएट्री में जो है खोजना शुरू किया क्या? पोएट्री को ट्रुथ टू नेचर, मॉरल सीरियसनेस पोएट्री में, और मिडवल जो एलिमेंट्स थे, स्पिरिचुअलिटी थे, उसको सीख करने की कोशिश की। और इन्होंने इसके पहले पोएट्री में जो क्लासिसिज्म था, एकेडमिक क्लासिसिज्म था,
उसको रिजेक्ट कर दिया, क्लासिसिज्म को फॉलो नहीं करते थे और कन्वेंशनल सेंटीमेंट को भी पोएट्री में इन्होंने जगह नहीं दी। ये केवल और केवल जो है मॉरल सीरियसनेस और ट्रुथ टू नेचर और मिडिवल रेनेसा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते थे। इन लिटरेचर, लिटरेचर में बात करें तो ये आर्ट और पेंटिंग दोनों में था, मतलब लिटरेचर आर्ट पेंटिंग सब में था। इन लिटरेचर इट फेवर्ड हाईली विजुअल सेंसुअस, हाईली विजुअल जो है इन्होंने इमेजेस दिखाए। सेंसुअस जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी पोएट्री इनकी ज़्यादा पेंटिंग से रिलेटेड होने की वजह से पोएट्री काफ़ी सेंसुअस हो जाती है। और सिंबल लैडन लिरिक्स एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, तो इन लोगों ने ज़्यादातर देखे तो सिंबॉलिक, सिंबल से भरे हुए लिरिक्स और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं। और ख़ास करके जिसमें इन्होंने लव, आर्ट, फेथ और साइकोलॉजिकल डेप्थ जैसी थीम को अपने पोएट्री में शामिल किया हुआ है। तो अगर देखें तो लिटरेचर में देखें तो जो प्री रेफ्लाइड पोएट्री थी, इसने क्या किया, विजुअल्स को बहुत जोर दिया, विजुअल्स पर, सेंसुअसनेस पर, सेंसुअस इमेजरी पर बहुत जोर दिया, और सिंबल लैडन लिरिक्स और मोनोलॉग्स, इन सबको सिंबल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। यहाँ से देखें तो सिंबॉलिस्ट जो एक मूवमेंट था जो लेफार्स वगैरह ने शुरू किया था, उसका भी इम्पैक्ट हमें यहाँ से देखने को मिलता है। इसके पिलर्स क्या थे, क्या कह सकते हैं कि हमारे इसके पिलर्स क्या थे? तो ट्रुथ टू नेचर हमने आपको बताया कि नेचर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने दिखाया है। देन मेडिवलिज्म एंड मिथ, चूंकि इटालियन प्री रेफ्लाइट के पहले आप जाएंगे तो भाई मिडवल इटली में आप जा रहे हैं, वहाँ के जो भी मिथ्स वगैरह थे उनको भी इन्होंने अपनी पोएट्री में दिखाया। देन सिंबल और पिक्टोरियल प्रेसिजन, जो विजुअल्स की हम बात कर रहे हैं, इमेजरी की बात कर रहे हैं, तो वो इन लोगों ने दिखाया। यूनियन ऑफ आर्ट एंड लाइफ, इन्होंने आर्ट और लाइफ दोनों को मिक्स करके दिखाने की कोशिश की। सिंसियरिटी एंड मॉरल इंटेंसिटी इनकी पोएट्री में खूब देखने को मिलती है। और जो लस साउंड पैटर्न है ये भी हमें खूब देखने को मिलता है। और उसके बाद विजुअल डिटेल्स आपको मिलते ही हैं, और इसी पोएट्री को हम पेंटेड पोएट्री के नाम से जानते हैं। प्री रेफ्लाइट पोएट्री जो लिखी गई उसको हम पेंटेड पोएट्री के नाम से जानते हैं, मतलब जो जिस पोएट्री में विजुअल डिटेल्स ज़्यादा होते हैं उसको हम पेंटेड पोएट्री कहते हैं, पेंटेड पोएट्री हम उसको कहते हैं। तो वॉल्यूम अभी कम आ रही है क्या, बहुत कम आ रही है वॉल्यूम? मेरे हिसाब से वॉल्यूम तो ठीक होनी चाहिए, आई होप सो कि बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा नाम क्या, कंचन, सुमन, रोहित, राजेश, अर्शी, एवरीवन गुड इवनिंग। चलिए स्वागत है। मुझे लगता है बेटा वॉल्यूम तो ठीक होनी चाहिए, अगर फिर भी दिक्कत है तो एक बार मुझे आप बताएंगे। अब इसके ओरिजिन्स एंड स्प्रेड की बात करते हैं हम। तो फाउंडेड इन 1848, तो ये जो प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड हमारा था, ये जो है जो प्री रेफ्लाइट मूवमेंट था, इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा? बाय द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड, PRB, प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के द्वारा लंदन में इसकी शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्री रेफ्लाइट मूवमेंट था, इट स्टार्टेड इट वाज फाउंडेड इन 1848, 1848 में प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के जो लोग थे उन्होंने इसको शुरू किया। इसमें जो 3 बहुत बड़े नाम थे, जो थे दाते गैब्रियल रॉसिटी, DG रॉसिटी इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, विलियम होलमंट हंट और जॉन मिलियास, ये 3 मुख्य मेंबर थे इसके। शुरुआत इन्हीं लोगों ने की, DG रॉसिटी, हंट और मिलियास ने। इन तीनों ने प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड की स्थापना की। बाद में इसमें देखें तो थोड़े मतलब समय बाद ही कुछ और मेंबर्स इसमें जुड़ते हैं, जिनमें फेमस नाम अगर मैं आपको बताऊं तो जेम्स कॉलिंसन, थॉमस उल्नर, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफंस एंड विलियम माइकल रेसिटी। हालांकि इसी मूवमेंट में बाद में जो है DG रोसेटी की जो सिस्टर थी क्रिस्टीना रोसेटी, वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड अगर हम आपसे पूछा जाए तो 1828 में फाउंड किया गया था। प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड की स्थापना अगर हम देखें तो हमारे 3 मुख्य फिगर थे, DG रोसेटी, होलमन हंट और एवरेट मिलियास ने। इन तीनों ने मिलकर के
जो है इसकी स्थापना की। बाद में इसमें वुलनर, जॉर्ज स्टीफंस जैसे राइटर जुड़ गए। जो लिटरेरी विंग था, बात करें तो लिटरेरी विंग कॉलेस्ट अराउंड दाते गैब्रियल। ज्यादातर अगर देखें तो दो ही मेन राइटर थे इसमें। सबसे पहले अगर देखें तो डीजी रॉसेटी, इसके तो फादर ही थे कह सकते हैं, एंड सर्किल्स दैट लेटर, और बाद में इसको जो एक्सपैंड करने वाले थे, जिनको हम सेकंड जनरेशन प्री रेफ्लाइट कहते हैं, या जिनको हम प्री रेफ्लाइट इन्फ्लुएंस्ड पोएट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकंड जनरेशन। पहले जनरेशन में तो वही तीन नाम मुख्य आपको मिलेंगे। सेकंड जनरेशन में इनकी जो सिस्टर थी क्रिस्टिना रोसेटी और एसी स्विनबर्न, अल्जर्नन चार्ल्स स्विनबर्न, नाम आपने सुना ही होगा, ये लोग भी इसमें जुड़ते हैं। और आर्ट और क्राफ्ट में सबसे बड़ा नाम था विलियम मॉरिस। तो प्री रेफ्लाइट मूवमेंट इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाज रन बाय विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस ने इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड किया, किसको? प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड को। किसमें? आर्ट एंड क्राफ्ट में। इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो आपको पहले ही बताया कि इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिडवल इटालियन पोएट्स, राफेल से पूर्व के जैसे दाते हो गए, पेट्रार्क हो गए, और कुछ इंग्लिश जो राइटर्स थे लाइक बैलेट्स और चॉसर, कीट्स, इनके जो रिच सेंसुअसनेस है उससे भी हमें प्रभावित जो है ये लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो टेनिसन की आइडियल्स जो है ये भी काफी इनको प्रभावित करती है। गोथिक रिवाइवल भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और इटालियन पेंटर्स लाइक जैसे फ्रा एंजेलिको और गियोटो, इन का प्रभाव भी हमें इनमें देखता है। तो दीज वर फ्यू नेम्स जिन्होंने प्री रेफ्लाइट पोएट्री को काफी इन्फ्लुएंस किया है। तो दाते हैं, पेट्रार्क हैं, चौसर हैं, कीट्स हैं, और टेनिसन भी प्रभावित करते हैं, और गोथिक एलिमेंट्स भी, और इटालियन पेंटर्स लाइक फ्रा एंजेलिको जो है ये भी काफी प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड को प्रभावित करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में देखते हैं इसका पीरियडाइजेशन कैसे करते हैं हम। तो पहला फेज अगर हम बात करें, जो लगभग 6 साल का पीरियड था 1848 से 53, फर्स्ट फेज कहलाता है पीआरबी, प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। यहां पर इसका फॉर्मेशन हुआ, आपको पता ही है, पीछे हमने बताया 1848 में हमारे रोसेटी, हंट और मिलियास ने मिलकर के इसको फाउंड किया। और इनके अगर हम देखें तो ट्रुथ टू नेचर इसका मेन फेज था, मिडवल सब्जेक्ट फर्स्ट फेज में, और रिलीजियस सिंसियरिटी, कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी, कंट्रोवर्सी विथ क्रिटिक्स, कुछ कंट्रोवर्सी थी क्रिटिक्स के साथ, उसको भी इसमें देखने को मिलता है इस पीरियड में। अर्ली पोम्स पेंटिंग्स साइंड पीआरबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में इस ग्रुप के जितने लोग थे जो भी पोएट्री या पेंटिंग कोई लिखा करते थे तो नीचे पीआरबी लिखते थे। पीआरबी मतलब प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के ये मेंबर हैं, पीआरबी। उसके बाद दूसरा पीरियड हमारा आता है जिसको हम कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं, 1853 से 1865 तक का। इसमें अगर हम देखें तो डीजी रोसेटी की लीडरशिप हमें देखने को मिलती है इन पोएट्री एंड पेंटिंग। और यहां पर एक ऑक्सफोर्ड सर्किल आती है जिसमें विलियम मॉरिस, जो आर्ट्स एंड पेंटिंग में सबसे बड़े नाम थे, तो ऑक्सफोर्ड सर्किल में मॉरिस और बर्न और जोन्स ये जो थे ये बड़े नाम थे। उसके बाद मैगजीन्स जिसमें इनकी पूरी रचनाएं पब्लिश होती थी, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। द जर्म, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1850 में हुई, 1850 में द जर्म नाम की मैगजीन जो है वो पब्लिश की गई, और पीआरबी के जितने राइटर्स थे उनकी रचनाएं इसी मैगजीन में आती थी। और इलेबरेशन ऑफ सेंसुअल सिंबॉलिक स्टाइल, सेकंड फेज में अगर हम देखें तो जितनी भी पोएट्री आई है उसमें सेंसुअल सिंबॉलिक स्टाइल को ज्यादा हाईलाइट करके, इलेबरेट करके इन लोगों ने दिखाया है। देन तीसरा फेज हमारा है लेट या सेकंड जनरेशन, 1866 से 1890 तक, 1890 तक जो ये पीरियड था जिसको सेकंड जनरेशन हम कह सकते हैं पीरियड। इस पीरियड में एक चीज हम देखें तो एस्थेटिक रिवाइवल भी हमें देखने को मिलता है। एस्थेटिसिज्म स्पेशली बात करें आर्ट और क्राफ्ट में जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो पोएट्री के साथ साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी एस्थेटिसिज्म देखने को मिलता है।
स्विनबर्न की म्यूजिकलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मॉरिस का डेकोरेटिव मिडवलिज्म, चाहे वो पेंटिंग की बात करें चाहे पोएट्री की बात करें। और क्रिस्टीना रोसेटी जो आती हैं, इन्होंने डिवोशनल और फेरी टेल लिरिक्स लिखी है। इन सब ने अगर देखें तो काफ़ी जो है इस पोएट्री को, जो पीआरबी पोएट्री है, इसको आगे बढ़ाया। और इनका जो इन्फ्लुएंस है स्प्रेड्स टू डिकाडेंस एंड सिंबॉलिज्म, ऐसा है इनका प्रभाव आगे जो डिकाडेंट मूवमेंट आता है 1890s का, और सिंबॉलिज्म जो है, जो हम आपको बता रहे थे, वो भी हमें इससे प्रभावित दिखाता है। किससे? पीआरबी से प्रभावित दिखता है। तो डिकाडेंस और सिंबॉलिस्ट जो मूवमेंट था, अगर आपसे कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं पीआरबी से प्रभावित था, प्री रेफ्लाइड ब्रदरहुड से प्रभावित था। इसमें क्या क्या कैटलिस्ट थे हमारे जिन्होंने इसको हेल्प किया स्प्रेड करने में? तो सबसे बड़ी चीज आपको पता है कि कोई भी पीरियोडिकल और मैगजीन्स जो होते हैं, वो किसी चीज को स्प्रेड करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसका तो एक अपना ही मैगजीन कह सकते हैं, द जर्म था, जो है जो एज पीआरबी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता था, प्री रेफ्लाइड ब्रदरहुड के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता था। लेटर अगर हम देखें तो बहुत सारे रिव्यूज एंड एंथोलॉजीज जो है वो पब्लिश इसके हुए हैं, इन्होंने भी इसको स्प्रेड करने में काफी मदद करी है। देन फाइन प्रेस एंड डिजाइन। फाइन प्रेस एंड डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारे मॉरिस साहब जो थे ना, इन्होंने एक प्रेस की स्थापना की जिसका नाम था कैल्मस्कॉट प्रेस। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैल्मस्कॉट प्रेस जो है, इसकी स्थापना करी इन्होंने। मतलब भाई पेंटर तो थे ही, काफी जो है मतलब फाइन जो बुक्स हुआ करती थी, डिजाइन हुआ करती थी, वो पब्लिश किया करते थे। बुक आर्ट्स दैट यूनाइटेड टाइपोग्राफी, तो टाइपोग्राफिकल जो कंटेंट थे वो भी आने लगे, खास करके इलस्ट्रेशन एंड टेक्स्ट, ये सारी चीजें जो है इनके प्रेस में पब्लिश हुआ करती थी। देन एग्जीबिशंस एंड इलस्ट्रेटेड बुक्स भी ने बहुत मदद की उस समय, खास करके इलस्ट्रेटेड टेनिसन, टेनिसन को इलस्ट्रेट किया गया। दाते और आर्थरियन साइकिल्स जो हैं आप देखते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। स्टेन्ड ग्लास टेपेस्ट्रीज, मतलब कुछ ऐसे इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं, जिसको अगर हम देखें तो वॉलपेपर्स वगैरह जो हैं ये सारे डिजाइन किए गए। इन्होंने भी प्री रेफ्लाइट को काफी स्प्रेड करने में मदद करी है। जैनराज एंड फॉर्म्स जो यहाँ पर रिवाइव या तो हुए या जो इनोवेट हुए, अगर हम उसकी बात करें तो इन लोगों ने, इनकी ज्यादातर पोएट्री जो है वो लिरिक और ड्रामेटिक पोएट्री हुआ करती थी। लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखते थे, और पिक्टोरियल डेंसिटी मतलब विजुअल्स, पिक्चर्स, बहुत ज्यादा सिंबल्स यूज करते थे। बैलड भी इन लोगों ने लिखा, खास करके रोसेटी, और मिडवल एंड फेरी टेल मोड्स में ये लिखा करते थे। तो ये जैनरा भी काफी पॉपुलर प्री रेफ्लाइट में था। देन सॉनेट सीक्वेंस की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। द हाउस ऑफ लाइफ, द हाउस ऑफ लाइफ जिसमें शायद 101 कितने सॉनेट हैं आप देख लीजिएगा। द हाउस ऑफ लाइफ में डीजी रोसेटी का बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसके बाद डिवोशनल एंड एल्गोरिकल वर्स, ये भी इस फॉर्म को भी इन लोगों ने अडॉप्ट किया। ट्रांसलेशन एंड इमिटेशन ऑफ अर्ली इटालियन पोएट्री भी हम देखते हैं इसमें, और इलस्ट्रेटेड बुक्स इंटीग्रेटिंग वर्स एंड इमेजेस। तो बहुत सारे बुक्स जो मतलब पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन के साथ आते थे, वो भी हमें इस एज में, इस पीआरबी में हमें देखने को मिलते हैं। देन हु वर द मेजर प्री रेफ्लाइट राइटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्क, उनके रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डीजी रोसेटी, हमारे दाते गैब्रियल रोसेटी साहब जो थे, इनकी द हाउस ऑफ लाइफ, अभी हमने आपको बताया सॉनेट सीक्वेंस है इनका। द हाउस ऑफ लाइफ शायद 101 सॉनेट है, एक बार देख लीजिएगा, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। द ब्लेस्ड डैमजल बहुत ही फेमस इनकी जो है पोम है, और सिस्टर हेलन, और कुछ इन्होंने ट्रांसलेशंस वगैरह भी किए थे। खास करके अगर हम देखें तो द अर्ली इटालियन पोएट्स का ट्रांसलेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं तो क्रिस्टीना रोसेटी जो है, क्रिस्टीना रोसेटी की जो बुक है गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोम्स, ये कलेक्शन है, बहुत ही फेमस है। गॉबलिन मार्केट कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद मोना इनोमिनाटा जो है, अ सॉनेट ऑफ सॉनेट्स, ये भी काफी फेमस है, अ सॉनेट ऑफ सॉनेट्स। उसके बाद इन एन आर्टिस्ट स्टूडियो, और डिवोशनल कलेक्शंस भी इन्होंने लिखा था, द प्रिंसेस प्रोग्रेस, ये इनका एक वर्स था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो आपको क्रिस्टीना रोसेटी का याद रखना है, गॉबलिन मार्केट जरूर याद रखिएगा, और उसके बाद
जो है मोना इनोमिनाटा अ सोनेट ऑफ सोनेट्स। ठीक है, हाँ अर्शी गुड इवनिंग। चलिए हम्म 102 सोनेट है, अच्छा ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। विलियम मॉरिस अगले हमारे हैं जो है, इनकी अगर हम देखें विलियम मॉरिस साहब की, तो द डिफेंस ऑफ ग्यूनवेरे एंड अदर पोम्स, ये इनकी कलेक्शन है। द अर्थली पैराडाइज, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, नरेटिव पोम है द अर्थली पैराडाइज। उसके बाद लेटर सोशलिस्ट प्रोज एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स राइटिंग भी इन्होंने लिखे हैं। रोमांसेस कुछ इन्होंने लिखे हैं जो जिसमें जो है न्यूज फ्रॉम नोवेयर जो है बाद में हम देखते हैं उससे हमें देखने को मिलती है, न्यूज फ्रॉम नोवेयर, ये आप जरूर याद कर लेंगे। द अर्थली पैराडाइज अक्सर एग्जाम में जो है पूछी जाने वाली ये बुक है। उसके बाद एसी स्विनबर्न साहब हमारे हैं, अल्जर्नन चार्ल्स स्विनबर्न साहब हैं, इनकी पोम्स एंड बैलेट्स कलेक्शंस हैं। उसके बाद ये बहुत फेमस है एटलांटा इन कैलेडन, ये एक्चुअली एक ड्रामा था, क्लासिकल ड्रामा इन लिरिक कोरस, ध्यान रखिएगा ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक ऑफ वर्स एंड पैगन मोटिव्स लिखा। प्री रेफ्लाइट जो है एस्थेटिसिट्स जो पोएट्री थी उसको भी ये लिखा करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है पोम्स एंड बैलेट्स एंड एटलांटा इन कैलेडन, ये काफी फेमस है, एक क्लासिकल ड्रामा है जो कि लिरिक कोरस में लिखी गई है। देन आर्थर ओ सोनेसी, आर्थर ओ सोनेसी साहब थे, इनकी म्यूजिक एंड मूनलाइट, म्यूजिक एंड मूनलाइट, वी आर द म्यूजिक मेकर्स, इनकी एक म्यूजिक पोम है जो है इन्होंने इसको लिखा है। देन कैवेंट्री पैटमोर जो है, ये बात करें तो जो है इनकी द एंजल इन द हाउस जो कि डोमेस्टिक आइडियल को दिखाती है, लेटर राइटर्स में आते हैं। एडवर्ड बर्न जोन्स की बात करें अगर हम, एडवर्ड बर्न जोन्स आर्टिस्ट थे ये, एंड विलियम मॉरिस ये डिजाइनर और पोएट थे, दोनों थे, आर्टिस्ट पोएट दोनों थे। तो इनकी विजुअल लिटरेरी कोलैबोरेशन एक साथ पब्लिश हुई है, खास करके आर्थरियन लेजेंडरी साइकिल्स को इन लोगों ने क्या किया है, विजुअली प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया हुआ है। द थीम्स ऑफन कोटेड और द थीम्स ऑफन टेकन इन प्री रेफ्लाइट पोएट्री और आइडियाज। तो बात करें मिडवलिज्म की, बात हम पहले ही कर चुके हैं कि मिडवलिज्म हमें इनकी पोएट्री में देखने को मिलता है, मिथ मिलता है ना। तो जैसे आर्थरियन लेजेंड पर बहुत सारे अगर देखें तो इलस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं टेक्स्ट के साथ साथ, और दातिनियन लव जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, सेंट्स लाइफ और सिंबॉलिक लैंडस्केप्स एंड रेलिक लाइक ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन लव एंड डिजायर, ये काफी अच्छी थीम रही है, ये लव के दोनों एस्पेक्ट को दिखाते हैं, सेक्रेड लव और प्रोफेन लव दोनों को दिखाते हैं, दोनों के बीच के टेंशन को दिखाते हैं। आइडियलाइज्ड बिलव्ड, प्रेमिका को हमेशा आइडियलाइज करते हैं। अर्निंग एंड लॉस दोनों को दिखाते हैं, और द डैमजल, और कुछ ऐसी डैमजल का भी इन्होंने, जैसे बिट्राइस मोटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, डैमजल वाला जो टर्म है मतलब परियों वाला एक प्रकार से कहें, उसको भी ये अपनी पोएट्री में दिखाते हैं। जेलसी एंड फैटल पैसन, भाई जहां पर ये डैमजल होगी वहां पर जेलसी और फैटल पैसन तो होगा ही। आर्ट एंड लाइफ एक जो है ये भी थीम इनकी रही है, खास करके जो है आर्टिस्ट का वोकेशन यही था, खास करके आर्ट एंड लाइफ को दिखाना। तो द स्टूडियो, द मॉडल, द मेकिंग ऑफ ब्यूटी, ये सारी चीजें भी खास करके मॉरिस इसके लिए जाने जाते थे, इथिकल एस्थेटिक्स इसको बोलते हैं। तो इथिकल एस्थेटिक्स जो था वो जिम्मेदारी मॉरिस को दी गई थी। तो आर्ट एंड लाइफ थीम को मॉरिस ज्यादातर अपनी जो है रचनाओं में दिखाते हैं। फेथ एंड डाउट, पीछे भी हमने आपको बताया कि लव जहां है वहां फेथ भी है, डाउट भी है, और डिविनिटी को भी थोड़ा बहुत, स्पिरिचुअलिटी खास करके मिडवल स्पिरिचुअलिटी जो है उसका भी टच हमें देखने को मिलता है। तो एक डिवोशनल स्ट्रगल भी ये लोग दिखाते हैं, टेम्पटेशन भी दिखाते हैं, क्रिश्चियन इमेजरी को जक्सटपोज करते हैं सेंसुअलिटी से ना, खास करके क्रिस्टीना और डीजी रोसेटी जो के बीच में कंट्रास्ट है यही है। देखें तो क्रिश्चियन इमेजरी है और इधर देखें तो सेंसुअल इमेजरी, तो सेंसुअलिटी से जक्सटपोज करने की कोशिश भी हमें देखने को मिलती है। देन नेचर, नेचर शुरुआत में ही बताया, ट्रू टू नेचर इनका पर्पज ही था, खास करके माइन्यूट ज्वेल लाइक ऑब्जर्वेशन ये लोग किया करते थे, फ्लावर्स, फैब्रिक, टेक्सचर्स ना, सिंथेटिक इमेजरी ये सारी दिखाते थे। देन साउंड एंड फॉर्म, तो रिच एलिट्रेशन का यूज करना और खास करके सेंसुअस जो मीनिंग है, साउंड है, उसको दिखाने के लिए असोनेंस, रिफ्रेंस और स्लो इनकैंटरी रिदम्स
जो है ये सारी चीजें दिखाना। सोनेट को क्राफ्ट और बैलेट को रिवाइव भी इन लोगों ने किया है साउंड एंड फॉर्म में। देन सोसाइटी पर क्या इन्फ्लुएंस है, तो बुक ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन जो थी उसका रिवाइवल इन लोगों ने किया, तो रिवाइवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, इसका प्रभाव पड़ा कि लोगों में इंटरेस्ट आया। दूसरा, इंटीग्रेटेड आर्ट्स, खास करके कैल्मा स्कॉट प्रेस ने एक रिवोल्यूशन लाया आर्ट को इंटीग्रेट करने में। और सेव्ड मॉडर्न ग्राफिक डिजाइन, आज का जो मॉडर्न ग्राफिक डिजाइन है अगर देखें तो उसके लिए रास्ता इन लोगों ने ही बनाया था, टाइपोग्राफी और इलस्ट्रेशन के लिए। एस्थेटिसिज्म एंड डिकाडेंस, आगे जो हमारे दो मूवमेंट आएंगे, एस्थेटिक मूवमेंट जो हमने आपको शायद उसमें पढ़ाया, आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट जो था वो, उसको भी इन लोगों ने प्रभावित किया है। वाल्टर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड जैसे बहुत बड़े नाम हैं जो कि हमारे आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा लंदन में, इंग्लैंड में जो है वो पॉपुलर करते हैं। ये सब के सब देखें तो प्री रिफ्लाइट सेंसुअलिटी एंड ब्यूटी पर बेस्ड हैं, एस्थेटिसिज्म एंड डिकाडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन पर भी इन्फ्लुएंस है दोनों मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीआरबी, तो आप ध्यान रखिएगा। गोथिक रिवाइवल एंड इंटीरियर्स की बात करें तो ये लोग इंटीरियर्स को जैसे अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको दिखाते थे, लाइक स्टेन्ड ग्लास, टेक्सटाइल्स, वॉलपेपर ना, ये तो क्योंकि आर्ट इलस्ट्रेशन से जुड़े थे तो उसको दिखाया करते थे। एंड मिडिवलाइजिंग डोमेस्टिक एस्थेटिक्स, जो डोमेस्टिक एस्थेटिक्स है उसको मिडिवलाइज किया करते थे। देन वुमेन्स की वॉइस को भी इन लोगों ने दिखाया, खास करके इन द वॉइस ऑफ क्रिस्टीना रोसेटी देखें तो स्पिरिचुअल एंड फेमिनिस्ट रीडेबल सबटेक्स्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। वुमेन एज आर्टिस्ट, मॉडल एंड सब्जेक्ट इन अ कंटेस्टेड विक्टोरियन गेज ना, विक्टोरियन गेज में देखें तो एज अ कंटेस्ट जो है हमें वीमेन यहाँ पर दिखाती हैं, आर्टिस्ट के तौर पर, मॉडल के तौर पर और सब्जेक्ट के तौर पर भी हमें देखने को मिलती हैं। कंट्रीज एंड करेंट्स, अगर हम देखें तो पैरेलल में कौन कौन सी कंट्रीज और करेंट्स इससे कनेक्टेड हैं, तो अगर हम बात करें तो इटली में, इटली के दाते और अर्ली इटालियन पोएट से ये लोग टेक्सचुअल मॉडल्स लेते हैं। और रेनेसा जो है ट्रिसेंटो पेंटर्स एज विजुअल आइडिया, विजुअल आइडिया के लिए जो रेनेसा के ट्रिसेंटो हैं पेंटर्स जो हैं उनको लेते हैं। ब्रिटेन में अगर हम इसके नेटवर्क की बात करें तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, इसी समय देखें तो रिलीजियस एस्थेटिक जो है एक मूवमेंट चला था यहाँ पर जो इसके आसपास ही चला था, जिसको हम लोग ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चला था, हालांकि वो एक रिलीजियस मूवमेंट था। तो ये भी यहीं पर देखें तो ओवरलैप करता है, मतलब हमारा जो प्री रेफ्लाइट और जो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट है वो लगभग लगभग साथ में चला। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी मेरे हिसाब से 1842 के आसपास शुरू हुआ है। उसके बाद गोथिक रिवाइवल इन आर्किटेक्चर खास करके, और स्कॉटिश एंड आयरिश सर्कल्स इंगेजिंग मिडवलिज्म, जो स्कॉटलैंड और आयरिश सर्कल थे प्री रेफ्लाइट के वो ज्यादातर मिडवलिज्म पर ही बेस्ड थे। और उसके बाद हम कॉन्टिनेंटल सिंबोलिज्म की बात करें तो अगर इसी समय देखें तो सिंबॉलिस्ट धीरे धीरे आगे आ रहे थे। लेटर क्रॉस करेंट्स विथ फ्रेंच, फ्रेंच में लेफार्जे वगैरह जो थे और बेल्जियन के सिंबॉलिस्ट जो थे, ये अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो इन इमेजरी एंड म्यूजिकलाइज्ड लैंग्वेज ना, इन लोगों ने भी, इन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज को म्यूजिकलाइज्ड करने की कोशिश करी है, किसके थ्रू, सिंबल्स एंड इमेजरी। नाउ अ फ्यू की डिफिनेशंस रिलेटेड टू पीआरबी, पीआरबी से रिलेटेड जो कुछ डिफिनेशंस हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला तो प्री रेफ्लाइट, जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि इट वाज अ विक्टोरियन मूवमेंट फ्रॉम 1848 इन आर्ट एंड लिटरेचर में एक मूवमेंट आया था जिसमें जो है पोएट्स एंड आर्टिस्ट जो थे टर्न टू मेडिवल अर्ली रेनेसां आइडियल्स ऑफ सिंसियरिटी एंड डिटेल, रिजेक्टिंग एकेडमिक क्लासिसिज्म। और इन पोएट्री में अगर हम देखें तो मार्क्ड बाय पिक्टोरियल प्रेसिजन, लस साउंड एंड सिंबॉलिक इंटेंसिटी, ये हमें देखने को मिलता है। देन मेडिवलिज्म क्या है, तो मेडिवलिज्म अगर हम बोलें तो लिटरेरी आर्टिस्टिक फैसिनेशन विद द मिडिल एजेस, मतलब जब कोई राइटर या पोएट जो है मिडिल एज के लिटरेरी या आर्टिस्टिक की तरफ आकर्षित होता है, उसको यूज करता है, तो वो कहलाता है मिडिवलिज्म, मिडिवलिज्म कहलाता है। इट्स जैसे मिडिल एज के लीजेंड्स को, मिडल एज के फेथ को, क्राफ्ट्स को अगर वो यूज करता है अपने लिए और रिवाइव करता है उसको, यूज टू क्रिटिक इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी को यूज करने के लिए और रिकवर स्पिरिचुअल एस्थेटिक वैल्यूज को यूज करने के लिए जो लोगों ने किया, तो उसको हम मिडवलिज्म के नाम से जानते हैं। तो मिडवलिज्म क्या है, मिडल एज के आर्ट, लेजेंड्स, फेथ, क्राफ्ट इत्यादि को
के तरफ फैसिनेट होना, दैट इज मिडवलिज्म। एस्थेटिसिज्म, हालांकि ये एक अलग पूरा पढ़ाया जाता है। एस्थेटिसिज्म अगर हम देखें तो एक बाद में मूवमेंट आया था, हालांकि ये मूवमेंट फ्रांस में शुरू होता है। 19वीं सेंचुरी का एक मूवमेंट था जिसका नाम था आर्ट फॉर आर्ट सेक। डॉक्ट्रिन इसकी थी एस्थेटिसिज्म का। इम्फेसाइजिंग, इनका मानना यह था कि ब्यूटी एंड फॉर्म ओवर मॉरल डिडैक्टिक एंड्स। ब्यूटी और फॉर्म ज्यादा मायने रखता है, किसके लिए? मॉरल और डिडैक्टिक से ज्यादा पोएट्री को ब्यूटीफुल और फॉर्म में अच्छा होना चाहिए। मतलब आर्ट शुड बी फॉर आर्ट सेक, ना कि मॉरल और डिडैक्टिक की वजह से होना चाहिए। ऑफन इंडेटेड टू प्री रिफ्लाइट, ऐसा माना जाता है कि प्री रिफ्लाइट सेंसुअल स्टाइल से ही ये निकल करके आया मूवमेंट, आर्ट फॉर आर्ट सेक। डिकाडेंस और जो एस्थेटिसिज्म है ये उससे प्रभावित दिखता है हमें। देन जर्म, जर्म आपको टर्म पीछे ही बता दिया, एक मैगजीन पीआरबी मैगजीन थी जो 1850 में आई थी, हालांकि बहुत कम दिन तक ये चली। प्रमोटिंग दियर प्रिंसिपल्स इन आर्ट पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, तो पीआरबी के जितने सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उनको आर्ट, चाहे आर्ट के हों पोएट्री क्रिटिसिज्म, उनको प्रमोट करना ही इस मैगजीन का काम था, जिसका नाम था द जर्म। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देन द हाउस ऑफ लाइफ, अगर हम बात करें तो ये सीक्वेंस है सोनेट सीरीज का, द हाउस ऑफ लाइफ। रोसिटी के सोनेट्स जो है साइकिल्स हैं, जिसमें इन्होंने लव, मेमोरी, आर्ट, बहुत सारी चीजों पर, इमेजेस पर के थ्रू जो है अपने बहुत सारे सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। देन फाउंडेशनल फिगर्स कौन कौन से हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। फाउंडेशनल फिगर में डीजी रोसेटी आपको मिल ही गए, पोएट थे, पेंटर थे, हाउस ऑफ द लाइफ सोनेट सीरीज इन्होंने लिखी है। हाई प्रीस्ट ऑफ प्री रिफ्लाइट एस्थेटिक्स कहलाते हैं, तो ये एक इनके बारे में एपिथेट है जो आपको याद रखना चाहिए, हाई प्रीस्ट ऑफ प्री रिफ्लाइट एस्थेटिक्स। क्रिस्टीना रोसेटी की बात करें तो सेंट्रली लिरिक वॉइस ऑफ डिवोशन एंड डिजायर कही जाती है, क्वीन ऑफ प्री रिफ्लाइट पोएट्री। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ प्री रिफ्लाइट पोएट्री। हर हर महादेव कौन है भाई? हेलो हेलो हेलो, हर हर महादेव, अपना परिचय दीजिए। अर्चना लेट हो गई है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी चीजें देख लीजिएगा बाद में। तो क्वीन ऑफ प्री रिफ्लाइट पोएट्री कौन कहलाया? वो हमारी क्रिस्टीना मैडम कहलाई ना। देन विलियम मॉरिस साहब, विलियम मॉरिस साहब आपको पता ही है, पोएट पेंटर थे, जो है खास करके पेंटर ज्यादा थे, पोएट कम थे। मिडवलिस्ट पोएट क्राफ्ट्समैन, फादर ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ध्यान रखिएगा, इनको फादर ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहा जाता है इंग्लैंड में। और एसी स्विनबर्न साहब थे, इनको सब लोग जानते होंगे, अभी हमने इनका अटलांटा इन कैलेडन हमने आपको बताया, जो ड्रामा है वर्स कोरस में लिखा गया है। तो इनको कहा जाता है म्यूजिकल पैगन ऑफ विक्टोरियन वर्स, ध्यान रखिएगा, म्यूजिकल पैगन ऑफ विक्टोरियन वर्स कहलाते हैं। और एस्थेटिक वर्चुओसो कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, एस्थेटिक वर्चुओसो और म्यूजिकल पैगन ऑफ विक्टोरियन वर्स। इनकी पोएट्री बहुत ही म्यूजिकल होती है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इनको माना जाता है कि मिल्टन से भी ये बहुत प्रभावित थे, मिल्टन से भी बहुत प्रभावित थे। देन जॉन मिलियास, जॉन एवरेट मिलियास की बात करें जो है, इनकी बात करें तो वंडरकिंड ऑफ पीआरबी पेंटिंग कहे जाते हैं ये। लिटरेरी टाई वाई बाय इलस्ट्रेटेड टेनिसन ना, तो ज्यादातर देखें तो टेनिसन के इलस्ट्रेशन की वजह से ये ज्यादा जाने जाते हैं। देन विलियम होलमंड हंट, इनको कहा जाता है मॉरल रियलिस्ट ऑफ ट्रुथ टू नेचर, मॉरल रियलिस्ट ऑफ ट्रुथ टू नेचर। उसके बाद एडवर्ड बर्न जोन्स हैं, इनको ड्रीमर ऑफ आर्थरियन बाइजेंटाइन विजन कहा जाता है, मतलब आर्थरियन और बाइजेंटाइन जो लिजेंड है उसको ड्रीम करके इन्होंने पोएट्री में कोलैबोरेट किया है ना, तो विजुअल लिटरेरी कोलैबोरेशन के लिए जाने जाते हैं। तो ड्रीमर ऑफ आर्थरियन बाइजेंटाइन विजन कहलाते हैं कौन? हमारे एडवर्ड बर्न जोन्स। देन कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, उन फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। पीआरबी 1848 में फाउंड किया गया, आप सब जानते हैं। मेंबर्स जो इनिशियल मेंबर्स थे वो साइन क्या किया करते थे? पीआरबी लिखा करते थे अपने अर्ली वर्क्स में। इनका प्लेटफॉर्म जो था वो क्या था? द जर्म नाम की एक मैगजीन थी, 1850 में ये आई थी। ट्रुथ टू नेचर का मतलब क्या होता है? ट्रुथ टू नेचर का मीन ऑब्जर्व डिटेल एंड सिंसियरिटी ओवर फॉर्मुलेइक एकेडमिक फिनिश, ठीक है।
लिटरेरी सेंटर इनका कहाँ था? तो डीजी रोसेटी का जो घर था वही इनका लिटरेरी सेंटर था, और पोएट पेंटर थे डीजी रोसेटी। इनकी बहन सिस्टर क्रिस्टीना रोसेटी एज द फोरमोस्ट वुमेन पोएट ऑफ द मूवमेंट ना। जो वुमेन पोएट हैं उनमें सबसे अग्रणी कौन थी? इनकी सिस्टर क्रिस्टीना रोसेटी। विलियम मॉरिस जो जिन्होंने क्या किया है? पोएट्री और डिजाइन प्रिंटिंग को ब्रीज करने का काम किया है। कैलमॉट जो है कैल्मस्कॉट प्रेस की स्थापना इन्होंने की है। सोशल थॉट को और इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड लाइफ, ये सारा काम इन्होंने किया है। प्री रेफ्लाइड पोएट्री इज पेंटरली, ध्यान रखिएगा इसको पेंटरली पोएट्री कहा जाता है। इमेजेस फंक्शन लाइक टैबुलेक्स, डिक्शन इज लस म्यूजिकल और सिंबल इज रिच। देन मूवमेंट सीडेड एस्थेटिसिज्म, इस मूवमेंट ने एस्थेटिक मूवमेंट का बीज बोया। एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन्फ्लुएंसिंग बुक डिज़ाइन, और इसके आर्ट्स एंड क्राफ्ट ने आगे चल के बुक डिज़ाइन, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, इंटीरियर्स और आगे के जो लेटर सिंबॉलिस्ट थे उनको प्रभावित किया है। देन हैव अ क्विक लुक एट पिक्टोरियलिज्म की बात हम कर लेते हैं, क्या क्या हमें इसमें पेंटेस। तो वर्स, ऐसे वर्स लिखे गए दैट पेंट्स थ्रू प्रिसाइज विजुअल इमेजरी, प्रिसाइज विजुअल इमेजरी के थ्रू जो है वर्सेस लिखा करते थे। कलर वर्ड जो है पैलेट्स का यूज ये लोग ज्यादा किया करते थे। ज्वेल इमेजरी मतलब ऐसे, ज्वेल इमेजरी मतलब जैसे जेमस्टोन्स हो गया, मेटल्स हो गया, टेक्सटाइल टेक्सचर्स हो गया, ये सारी चीजें यूज किया करते थे। ज्वेल इमेजरी इसको बोलते हैं। सिंबॉलिक कलर फील्ड इन पोम्स। देन डिवोशनल लिरिक की बात करें तो विक्टोरियन में स्पेशली अगर हम बात करें तो ये है मेडिटेटिव पोएट्री निगोशिएटिंग फेथ, एक ऐसी मेडिटेटिव पोएट्री जो फेथ को निगोशिएट करती है। एंड टेम्पटेशन इन मॉडर्न एज, और मॉडर्न एज में टेम्पटेशन को दिखाती है, तो ये डिवोशनल लिरिक कहलाया। देन बैलेड को रिवाइव किया गया, मतलब मिडवल बैलेड फॉर्म को फिर से विक्टोरियन साइकोलॉजिकल नुएंस में दिखाया गया। सोनेट सीक्वेंस की बात करें तो इंटरलिंक्ड सोनेट्स लिखे गए खास करके लव, मेमोरी एंड आर्टिस्टिक कॉन्शसनेस पर। देन फॉर रिवीजन क्विक फैक्ट्स, कुछ क्विक फैक्ट्स ले लेते हैं। ईयर ऑफ पीआरबी फाउंडेशन आपको रट जाना चाहिए 1848। पीआरबी फाउंडर्स डीजी रोसेटी, विलियम होलमन एंड मिलियास। पीआरबी मैगजीन द जर्म 1850। लीडिंग प्री-रेफ्लाइड पोएट पेंटर डीजी रोसेटी, द हाउस ऑफ लाइफ एंड द ब्लेस्ड डैमजल। ये कुछ क्विक फैक्ट्स है, रिवीजन फैक्ट्स हैं। देन फोरमोस्ट वुमेन पोएट ऑफ द सर्किल क्रिस्टीना रोसेटी, इन्होंने गॉबलिन मार्केट लिखा है। देन मिडवेलिस्ट पोएट, क्राफ्ट्समैन एंड प्रेस फाउंडर, कैल्मस्कॉट प्रेस की स्थापना की विलियम मॉरिस ने। देन एस्थेटिसिस्ट विथ प्री-रेफ्लाइड एफिनिटीज नोटेड फॉर म्यूजिकल प्रोसोडी एसी स्विनबर्न, एसी स्विनबर्न ने एस्थेटिसिस्ट के साथ साथ प्री-रेफ्लाइड एफिनिटीज को दिखाया है और म्यूजिकल प्रोसोडी के लिए जाने जाते हैं इनकी पोम्स एंड बैलेट्स। हॉलमार्क ऑफ स्टाइल क्या है इसकी? तो पिक्टोरियल होती है, इमेजरी और मिडवलिज्म और लस साउंड पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इस पोएट्री का अगर स्टाइल का हॉलमार्क आपसे कोई पूछे तो पिक्टोरियल इमेजरी आप बता देंगे, मिडवलिज्म और लस साउंड पैटर्न। देन मूवमेंट प्री-रेफ्लेक्टिज्म हेल्प्ड इंस्पायर, इसने कुछ मूवमेंट को इंस्पायर भी किया है, खास करके एस्थेटिसिज्म, डिकाडेंस एंड द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट को इसने इंस्पायर किया है। तो ये कुछ क्विक फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। तो यहाँ पे आके हमारा प्री-रेफ्लाइड ब्रदरहुड समाप्त होता है। तो प्री-रेफ्लाइड ब्रदरहुड में इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन कहीं से बनना चाहिए। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आप उसको कर लेंगे। नम्रता जी देखिए आ गई हैं। मयूरी काफी कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज मत होइए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, मैं आपको आगे गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप संपर्क करिएगा। चलिए, तो चलिए यहाँ पर हमारा प्री-रेफ्लाइड जो है समाप्त होता है। कल अभी हम आपको
एक लिंक गूगल मीट का सेंड करेंगे, जिसमें जो प्राइवेट बैच के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग को, और हम उस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो चलिए, लेट्स मीट आफ्टर जस्ट 5 मिनट। आपसे मुलाकात होती है गूगल मीट पर, ओनली दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन द प्राइवेट बैच। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन टुमारो। कल हम इस क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।